ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में अगला स्रोत है प्राकृतिक गैस। अगले स्रोत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं अपन, जिसका नाम है प्राकृतिक गैस। और यह क्या है? एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन होने का मतलब है कि यह क्या करता है? पर्यावरण के अनुकूल है। जैसा पर्यावरण में जिस वर्तमान समय में जिस प्रकार की आवश्यकता है वैसा संसाधन है ये। यह पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग से भी पाई जाती है। प्राकृतिक गैस को धरातल से जब खनन होता है तो या तो पेट्रोलियम के साथ मिलती है हमें ये, या अलग से मिलती है। इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप तथा पेट्रो रसायन उद्योग में औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। काम में क्या आती है? एक तो ऊर्जा प्राप्त करती है हमें। प्राकृतिक गैस से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अपन पढ़ रहे हैं ऊर्जा के स्रोत है, तो निश्चित है इसका पहला काम तो क्या हो गया? ऊर्जा देने का। दूसरा जो पेट्रो रसायन उद्योग है उनमें कच्चे माल के रूप में भी प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। तो दो उपयोग हो गए, ऊर्जा के अलग अलग रूपों में काम में लेना, और पेट्रो रसायन उद्योग है उनमें क्या करना? कच्चे माल के रूप में काम में आती है प्राकृतिक गैस। फायदा क्या है इससे? यह कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कम उत्सर्जन करती है। प्राकृतिक गैस के कारण कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उत्सर्जन कम होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होने के कारण यह पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वर्तमान शताब्दी का ईंधन भी कहा जाता है। नीचे अंडरलाइन की हुई है, याद रखना। वर्तमान शताब्दी का ईंधन किसे कहते हैं? तो वर्तमान शताब्दी का ईंधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक गैस को वर्तमान शताब्दी का ईंधन कहते हैं। कारण क्या है? कि यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कम उत्सर्जन करती है, और कार्बन उत्सर्जन का मतलब छोड़ना। जब इसको उपयोग में लेते हैं अपन, इसको प्राकृतिक गैस को, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में छोड़ दिए हैं। इस कारण पर्यावरण के अनुकूल है, और जो चीज पर्यावरण के अनुकूल है, बाकी लगभग ईंधन है, बाकी लगभग ईंधन है वो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, उनसे पर्यावरण प्रदूषण होता है, इससे बहुत कम मात्रा में होता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वर्तमान शताब्दी का ईंधन कहा जाता है। इसकी प्राप्ति के स्थान कहाँ पर मिलती है प्राकृतिक गैस भारत में? तो कृष्णा गोदावरी नदी है उसके बेसिन में पहला स्थान। कृष्णा गोदावरी नदी के बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। कृष्णा गोदावरी नदी का बेसिन है, वहां पर प्राकृतिक गैस के खूब भंडार है। दूसरा भारत का पश्चिमी तट है, उसके पास में मुंबई हाई और सन्निध क्षेत्रों में खंपात की खाड़ी, दो जगह नाम लिखा हुआ है बोर्ड पे, मुंबई हाई और खंपात की खाड़ी, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भी इसका प्राप्ति क्षेत्र है। तो प्राकृतिक गैस भारत में कृष्णा गोदावरी बेसिन, मुंबई हाई, खंपात की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्राकृतिक गैस है, उसके विशाल भंडार पाए जाते हैं। आगे एक नाम लिखा हुआ है HVJ, कई बार परीक्षा में इसका पूरा नाम पूछते हैं, या HVJ क्या है ऐसे पूछते हैं। H का मतलब हजीरा जो गुजरात में है, V का मतलब विजयपुर जो मध्य प्रदेश में है, और J का मतलब जगदीशपुर जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तीनों स्थानों के नाम हो गए, H का हजीरा, V का विजयपुर, J का जगदीशपुर। यह एक गैस पाइपलाइन है। HVJ क्या है? यह एक गैस पाइपलाइन है जो इन क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से इस प्राकृतिक गैस की सप्लाई होती है। कौन कौन से मुख्य क्षेत्र हैं? हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। इनके अलावा यह क्या करती है? पश्चिमी और उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने का काम करती है। कौन है? HVJ गैस पाइपलाइन है। ये क्या करती है? पश्चिमी और उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत और अन्य औद्योगिक क्षेत्र है उनको आपस में जोड़ती है।
गैस पाइपलाइन तो है ही है, 1700 किलोमीटर लंबाई है इसकी, ये भी याद रखना भाई। HVJ का पूरा नाम हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है। लंबाई है इसकी कितनी, 1700 किलोमीटर। और ये क्या करती है, मुंबई हाई, पश्चिमी और उत्तरी भारत के उर्वरक कारखाने, बिजली के कारखाने और अन्य औद्योगिक क्षेत्र है उनको आपस में जोड़ने का कार्य करती है HVJ गैस पाइपलाइन। ऊर्जा व उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता है। प्रयोक्ता का मतलब प्रयोग में लेने वाले। ऊर्जा उद्योग और उर्वरक उद्योग है, उनमें प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से काम में आती है। गाड़ियों में तरल ईंधन का संपीड़ित प्राकृतिक गैस से प्रतिस्थापन देश में लोकप्रिय हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, गाड़ियों में, वाहनों में अपन जो तरल ईंधन काम में लेते हैं, वाहन में जो तरल ईंधन काम में लेते हैं उसकी जगह ये काम में आने लग गई है। यह देश में लोकप्रिय हो रहा है। अपन बोलते हैं ना कि गैस से चलने वाली गाड़ियां, नहीं बोलते हैं क्या? तो अब तो बिजली से चलने वाले भी बहुत आ गई है, लेकिन बिजली से चलने वाली अभी इतनी लोकप्रिय नहीं हुई है जितनी ये लोकप्रिय हुई है। कौन सी? तरल ईंधन की जगह अपन CNG का उपयोग करने लगे हैं। तो एक तो प्रश्न ये हो गया, तरल ईंधन का प्रतिस्थापन किससे हो गया है? गाड़ियों में तरल ईंधन का प्रतिस्थापन हमने किससे किया है? तो तरल ईंधन की जगह अपन क्या काम में लेने लगे हैं? CNG काम में लेने लगे हैं। CNG का पूरा नाम क्या है? तो हिंदी में तो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, अंग्रेजी में बोलते हैं इसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो याद रखना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का या CNG का पूरा नाम क्या है और यह किसकी जगह काम में आती है। अगला स्रोत है विद्युत, और इस नाम से आप अच्छी तरह परिचित है, बिजली से आप अच्छी तरह परिचित हैं और इसका बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। इसका अनुप्रयोग इतना ज्यादा बढ़ गया है कि देश के विकास का सूचक माना जाने लगा है। प्रति व्यक्ति उपभोग का मतलब एक व्यक्ति है वो कितनी बिजली का उपभोग कर रहा है। देश का औसत व्यक्ति कितनी विद्युत का उपभोग कर रहा है, यह देश के विकास का सूचकांक माना जाता है। यदि जितनी ज्यादा बिजली का उपयोग कर रहे हैं हम, उतने ज्यादा विकसित माने जाते हैं। कहने का मतलब है कि इसका उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और वर्तमान में बात सही भी है। अपन किसी क्षेत्र के बारे में चर्चा करें जहां पर बिजली नहीं है, अपन किसी क्षेत्र के ऐसे क्षेत्र के बारे में चर्चा करें जिस क्षेत्र में, जिस गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, तो हम क्या कहेंगे कि अरे वो तो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हम ये कहेंगे कि वो तो क्या है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र, अभी तक बिजली नहीं गई। इसका मतलब अपन खुद भी ये बात मानते हैं कि विद्युत क्या है, विकास का सूचक है। और विकास के मापकों में एक ये भी माना जाता है कि प्रति व्यक्ति जितना विद्युत का उपभोग कर रहा है वो विकसित माना जाता है। यह दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है। बिजली उत्पन्न करने के दो तरीके हैं, यानी पैदा कैसे की जाती है। तो एक तो क्या किया जाता है, प्रवाही जल। प्रवाही जल का मतलब बहता हुआ पानी। प्रवाही जल कौन सा होता है, बहता हुआ पानी है, उससे हाइड्रो टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है, जिसे अपन जल विद्युत कहते हैं। प्रवाही जल का मतलब है बहता हुआ जल, और बहते हुए जल से हाइड्रो टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। दूसरा तरीका है अन्य ईंधन। अन्य ईंधनों में कौन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इनको जलाने से भी क्या होता है, अन्य ईंधन जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, इनको जलाकर भी क्या किया जाता है, टरबाइन चलते हैं और उनसे ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। जो बहते हुए जल से बिजली उत्पन्न की जाती है वो तो होती है जल विद्युत, और अन्य ईंधनों से बिजली उत्पन्न की जाती है वो होती है ताप विद्युत। एक बार उत्पन्न हो जाने पर विद्युत एक जैसी होती है। एक बार हमने बिजली पैदा कर ली, चाहे वो प्रवाही जल से पैदा की है या कोयले से पैदा की है या पेट्रोलियम से या प्राकृतिक गैस से, एक बार हमने बिजली पैदा कर ली, वो सारी क्या होती है, एक जैसी होती है। ऐसा नहीं है कि प्रवाही जल से बिजली पैदा की वो अलग है और दूसरे स्रोतों से पैदा की वो अलग है। तो
एक बार हमने उत्पन्न कर ली वो सब क्या होती है, एक समान होती है। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है जो एक नवीकरण योग्य संसाधन है। नवीकरण योग्य संसाधन कौन सा होता है, नवीकरण योग्य संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति की जा सकती है। तो जो पानी से बिजली पैदा कर रहे हैं बहते हुए जल से, वो एक नवीकरण योग्य संसाधन है। और नवीकरण योग्य संसाधन क्या होते हैं, प्रकृति में असीमित मात्रा में है और वर्तमान में करना भी यही चाहिए हमें। नवीकरण योग्य संसाधनों का उपयोग ज्यादा करना चाहिए, अनवीकरणों का कम करना चाहिए, क्योंकि वो तो सीमित मात्रा में है, ज्यादा उपयोग करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। तो बहते हुए जल से जो बिजली उत्पन्न की जाती है वो एक नवीकरण योग्य संसाधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं जिनसे क्या की जाती है, बिजली उत्पन्न की जाती है। पीछे भी जिनका अध्ययन किया हमने, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का एक बड़ा वर्णन कर चुके हैं अपन, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना है, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन है, या कोपिलो हाइड्रल परियोजना है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना या कोपिलो हाइड्रल परियोजना, इन सब से क्या की जाती है, इनके पानी से बिजली उत्पन्न की जाती है। तो याद रखना भाई, क्या भारत की किन्हीं ऐसी दो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम बताइए जिनसे जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो कौन कौन सी हो गई, भाखड़ा नांगल परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत अभी बताया, अभी मैंने क्या बताया, परवाही जल से जो बिजली उत्पन्न की जाती है वो तो जल विद्युत, और अन्य ईंधन के साधनों से जो बिजली उत्पन्न की जाती है वो होती है ताप विद्युत। तो ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत ग्रह अनवीकरण योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। अब है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बाद में है गैर परंपरागत स्रोत। अब जब परंपरागत स्रोतों में हमने कईयों के बारे में या ज्यादातर के बारे में हमने पढ़ा कि ये निश्चित मात्रा में है और इनका उपयोग करेंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएंगे। तो कहने का मतलब इन पर दबाव ज्यादा बढ़ रहा है, इन पर परंपरागत स्रोतों पर। तो ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया। ज्यादा से ज्यादा हमने क्या किया, इनका उपभोग किया हमारे देश में, और ज्यादा उपभोग होने के कारण जैसे कोयला है, तेल है, गैस है, जीवाश्म ईंधन, इन पर हम निर्भर हो गए। गैस और तेल की बढ़ती कीमतों तथा इनकी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा की आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितता उत्पन्न कर दी। इनकी लगातार कीमतें बढ़ती जा रही है, जिस वस्तु का हम ज्यादा उपभोग करेंगे उसकी कीमत निश्चित है बढ़ेगी। तो ये जो तेल है, गैस है, इनकी कीमतें और भविष्य में ये न मिले, यह संभावना, इसकी संभाव्य कमी, ऐसा भी माना जाता है कि यह संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि अगर हम इस प्रकार से इनका उपयोग करते रहे तो आने वाले दिनों में इनकी बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी, और कमी होने के कारण ही मांग बढ़ेगा। भाई मांग बढ़नी और वस्तुओं की कमी दो संबंध होते हैं। अगर वस्तु कम है और उसकी मांग ज्यादा हो गई या उसकी खपत ज्यादा हो गई तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक तो बढ़ती कीमतें और दूसरा संभाव्य कमी ने क्या कर दिया, भविष्य में ऊर्जा की आपूर्ति के प्रति अनिश्चितता उत्पन्न कर दी है। यह अनिश्चितता हो गई कि आने वाले भविष्य में हमारे पास ऊर्जा होगी या नहीं होगी, ऐसी अनिश्चितता हो गई। कारण कि हमने क्या किया, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, तेल है, इनका ज्यादा से ज्यादा उपभोग कर रहे हैं और कीमतें इनकी इस कारण बढ़ रही है, और भविष्य में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इनकी बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। तो हम भी क्या है, इनकी आपूर्ति के प्रति अनिश्चितता उत्पन्न हो गई। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। और जब ये नहीं है, एक बार अपन मान लें कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत बिल्कुल भी नहीं है, तो देश की अर्थव्यवस्था है, इस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। इसके अलावा जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न करता है, इनसे पर्यावरण भी प्रदूषण होता है। अभी जो चर्चा की हमने कि कार्बन डाइऑक्साइड लगभग जो परंपरागत स्रोत है उसका उत्सर्जन ज्यादा करते हैं। तो एक तो समस्या क्या है, इनकी कमी की। एक तो समस्या क्या हमारे सामने कि ये कम है तो भविष्य में कैसे काम में लेंगे। दूसरी समस्या हमारे सामने क्या है कि
ये पर्यावरण को भी क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। अतः नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता या आज बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों कि अनवीकरणीय संसाधन है, उनकी भविष्य में कमी हो सकती है। दूसरा कि वो क्या करते हैं, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं, गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है उनसे। तो इस कारण से अनवीकरणीय संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, अपशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत जरूरत है। और ये सब क्या कहलाते हैं, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। याद रखना भाई, परंपरागत स्रोत का उदाहरण मैंने बताया था आपको, और उस समय गैर परंपरागत का उदाहरण भी बताया था, लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस है, ये सभी क्या है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। और उस समय बात की थी कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन वे होते हैं जिनका हम प्राचीन काल से उपयोग कर रहे हैं, और गैर परंपरागत अभी कुछ 150 सालों में जिनका उपयोग करना शुरू किया है। और परंपरागत ऊर्जा संसाधन है वो क्या होते हैं, अनवीकरणीय होते हैं, और गैर परंपरागत होते हैं वो होते हैं नवीकरणीय। तो जैसे गैर परंपरागत के उदाहरणों में है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा या अन्य अपशिष्ट पदार्थों से बायोगैस जिसको बोलते हैं। अन्य जो अपशिष्ट पदार्थ है जिनको हमारी भाषा में कचरा कह दिया जाए, शाब्दिक भाषा में, जैसे गोबर है या और भी घरेलू कचरा है, उन सब से फल सब्जियां, इनके छिलके हैं, इन सब से भी क्या की जाती है, ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो आज परंपरागत स्रोतों पर दबाव बढ़ने के कारण ज्यादा आवश्यकता हमें है कि हम क्या करें, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का